हाय गाइस, आज का फुल एक्सप्लेनेशन है हमारा क्लास 12 हिंदी का गजल साए में धूप। तो आइए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो पहला शेर क्या था? कहा तो तय था चिराग हर के घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो इन लाइंस में बताया जाता है कि नेताओं पर व्यंग किया जाता है एक तरीके से, जो चुनाव के वक्त जनता को लुभाते हैं, रंग बिरंगे सपने दिखाते हैं, लोग लुभाने सपने दिखाते, मगर सत्ता के टाइम आने पर जनता के लिए किए वादे वो भूल जाते हैं। तो कभी कहते हैं कि आज़ादी के वक्त हमारे नेताओं ने तय किया था कि हर घर में खुशियों के दीप जलाए जाएंगे, यानी हर घर में खुशहाली लाएंगे। लेकिन आज़ादी के इतने साल बाद भी हर घर को छोड़िए, एक शहर तक में खुशहाल जीवन नहीं है। यानी आज़ादी के वक्त नेता कहते थे कि भारत में प्रत्येक नागरिक को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दी जाएंगी, सबको समान अधिकार दिए जाएंगे, उनका जीवन भी खुशहाल बनेगा। लेकिन आज़ादी के इतने बरसों बाद भी नागरिकों को तो छोड़िए, कुछ लोग यहाँ एक शहर तक को ज़रूरी सुख सुविधाएं देकर उनका जीवन खुशहाल नहीं बना पाए। हमारे नेताओं ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए हैं और हर 5 साल बाद वो वादे करते हैं और अपने वादों को भूल जाते हैं। दूसरा शेर था, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। तो इन लाइंस में कवि कहते हैं कि पेड़ की छाया में भी हमें धूप लग रही है, जबकि पेड़ की छाया में हमेशा छांव मिलनी चाहिए। यानी जिन राजनेताओं को हमने लोक कल्याण, सुरक्षा और विकास के लिए चुना था, आज वही हमारा शोषण कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसे समाज में जीना मुश्किल है। कभी कहते हैं कि ऐसे समाज को छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए, जो उनको खुशियाँ, सुख सुविधाएं नहीं दे सकता। कभी भी इस समाज को छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं और फिर कभी लौटकर दोबारा नहीं आना चाहते। साथ ही वो समाज के अन्य लोगों से भी ऐसा ही कहते हैं कि यहाँ से सब कुछ छोड़कर चलिए। ये सारे नेता जो हैं वो भ्रष्ट हैं। जैसे पेड़ के नीचे छाया होती है, वैसे ही ये लोग भी थे हमारे लिए, पर ये ही अब हमारा शोषण कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा शेर है, ना हो कमीज तो पाँव में पेट ढक लेंगे, यह लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। तो इसमें कवि समाज के उन लोगों पर कटाक्ष करते हुए जो परिस्थितियों में जीने के आदी हो चुके हैं, उनके आसपास क्या हो रहा है इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभाव में भी आराम कर लेते हैं, ठीक है, आराम से जी लेते हैं। वो नहीं देखते कि क्या हो रहा है बाहर। कवि कहते हैं कि अभाव में जीवन जीने के आदि इन लोगों के पास यानी पहनने की कमीज या कपड़े नहीं होते, तो वो अपने पाँवों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेते हैं, मगर शशक वर्ग के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। आज उन पे कपड़ा नहीं है तो पैरों से तो ढक लेंगे, खाने को खाना नहीं है तो भीख मांग लेंगे, बट आवाज़ नहीं उठाएंगे। और ऐसे ही लोग भ्रष्ट शासक वर्ग के लिए बहुत अनुकूल व अच्छे होते हैं, ठीक है, अनुकूल या फिर अच्छे होते हैं। वो लोग अपना भ्रष्ट शासन चलाते रहते हैं और ये लोग उनकी हेल्प करते रहते हैं, क्योंकि ये आवाज़ ही नहीं उठाते हैं, क्योंकि वो उनका विरोध करते ही नहीं, कभी उस व्यवस्था के प्रति अपनी नाराज़गी कभी जाहिर ही नहीं करते। इसके बाद चौथा शेर है हमारा, खुद नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीना नज़र तो है नज़र के लिए। तो इसमें कभी कहते हैं कि अगर लोग वर्तमान परिस्थिति को बदलना नहीं सकते या शासक वर्ग पर उनकी किसी बात का कोई असर नहीं है, तो कोई बात नहीं, कम से कम वो सुंदर सपने तो देख सकते हैं, ठीक है। कभी आगे कहते हैं कि अगर ईश्वर इंसान की मनचाही मुराद पूरी नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, कम से कम वह सपनों में ही सही कुछ मनचाहे सुंदर दृश्य या नज़ारे तो देखकर खुश तो हो ही सकता है। यानी इंसान को अपने सपने अवश्य देखने चाहिए, भले ही वो पूरे हों या ना हो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, वे मुतमाइन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ के असर के लिए। तो कभी कहते हैं कि गरीब व शोषित वर्ग को यह विश्वास हो गया है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इन परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, ठीक है, हम कुछ भी कर लें पर इन परिस्थितियों को हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो कवि हैं उनके अंदर आज भी इन परिस्थितियों को बदलने की बेचैनी बनी हुई है। फिर कभी कहते हैं कि अगर सब मिलकर इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और हमारी आवाज़ में दम होगा तो ये परिस्थितियाँ अवश्य बदल जाएंगी, पर कोई कोशिश तो करें।
यानी जो आम आदमी है, आम आदमी को यह विश्वास हो गया है कि वह इन परिस्थितियों को नहीं बदल सकता। लेकिन मैं आज भी बेचैन हूँ और इस बेचैनी से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब लोग एक साथ इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और फिर देखेंगे कैसा बदलाव आएगा और यह सिस्टम बदल जाएगा। कवि का यह व्यंग उन लोगों के लिए है जो मान बैठे हैं कि परिस्थितियाँ कभी नहीं बदलती। नेक्स्ट है, तेरा निज़ाम है दिल दे जुबान शायर की, ए एहतियात ज़रूरी है इस बहार के लिए। तो ये सारे शेर हैं जिनको आपको एक्सप्लेन करना हो रहा है, ठीक है। इस चैप्टर में आपको 7 शेर दिए गए हैं। तो इस शेर में कवि कहते हैं, कवि या लेखक शासन की भ्रष्ट नीति के खिलाफ बात करते हैं और भ्रष्ट नीति के खिलाफ लोगों को जागरूक करने की बात कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद करने की। जो शासन वर्ग उन कवि की जुबान बंद करने की कोशिश करता है, उनकी अभिव्यक्ति पर रोक लगा देता है। इसीलिए कवि कहते हैं यह संभव है कि सत्ताधारी लोग अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए मेरी जुबान बंद कर सकते हैं या मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन सकते हैं। कवि खुद मानते हैं कि इस सिस्टम को चलाए रखने के लिए ऐसी सावधानी करनी भी ठीक है, उसी प्रकार ज़रूरी है जैसे गज़ल के छंद के लिए बंधन या मीटर की सावधानी करनी ज़रूरी होती है। वो लोग कवि को रोक सकते हैं क्योंकि उन्हें अपना भ्रष्ट सिस्टम चलाना है। वो कोशिश तो कर रहे हैं, एटलीस्ट बुरे ही काम के लिए कर रहे हैं पर कोशिश कर रहे हैं, पर हमारे लोग तो कोशिश ही नहीं करते। यानी गज़ल में छंद लिखने वक्त भी कई बातों का ध्यान रखना पड़ा होगा, जब जाकर एक सुंदर व सादी हुई गज़ल बनती है, ठीक है। लास्ट है हमारी गज़ल, जिए तो अपने बागीचे के गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों के गुलमोहर के लिए। यहाँ पर गुलमोहर शब्द का प्रयोग स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए किया गया है, ठीक है। उपयुक्त पंक्ति में कवि बताते हैं कि इंसान को अपने घर में भी पूरे आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए, और अगर अपने घर के बाहर हमारी जान चली जाती है तो भी वो अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए जाए, ठीक है। जान जाए तो अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए जाए, यानी घर हो या बाहर, व्यक्ति को सदैव अपने स्वाभिमान व आत्मसम्मान के लिए ही और उसके साथ ही जीना चाहिए। तो गाइस, इसमें भ्रष्ट सिस्टम और व्यक्ति के आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मस्वाभिमान की बात की गई है इस चैप्टर में। आई होप आपको इसका फुल एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की शॉर्ट समरी के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।